हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 कांस्टेबल को सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग मैथ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो मैथ की ये टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ वैसे भी 25 मार्क्स का आता है, तो 25 नंबर का मैथ आता है एसएससी जीडी में, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सिलेबस में एक चीज आप ध्यान से अगर देखिएगा तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स टोटल 25 नंबर का आएगा। मैथ आपका 25 नंबर का रहेगा। रीजनिंग भी आपकी 25 नंबर की रहेगी। और इंग्लिश या हिंदी एज योर विश 25 नंबर का रहेगा, जैसा आप चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। ठीक, इसमें अभी तक ये पता चला है कि 80 लाख छात्रों ने अप्लाई किया है। ठीक, और जो कट ऑफ का स्कोर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80 to 85% कट ऑफ इस बार जाएगी एसएससी जीडी। और 2019 के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका 80 to 85% मार्क्स आपको 100 आउट ऑफ 100 में लाना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम आपका नवंबर में होगा। आपको पता है कि एग्जाम डेट आ भी चुकी है, आप लोग कैलेंडर देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम में आपको लिंक भेज देंगे। चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप ये देख रहे हैं, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये इसकी टैगलाइन, एक चीज आप नहीं देखे, एक बार देख लीजिए। ये मेरी सलाह और आपकी मेहनत के द्वारा ही एसएससी जीडी क्लियर किया जा सकता है। अगर हम लोगों को एसएससी जीडी को क्लियर तो आपको बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक ऐसी जॉब है जिसमें यूथ कंपटीशन ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग डियर सोल्जर, आप लोग इस तरह से मेहनत करिए ताकि आपको लेकिन शब्द का इस्तेमाल ना करना पड़े, आप हमेशा टॉप में रहें। इस हिसाब से हम लोग मेहनत भी करेंगे। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ। मेहनत आपकी रहेगी और सलाह मेरा रहेगा। मेरा काम सिर्फ एडवाइस देने का और डायरेक्शन दिखाने का है, बाकी सब काम आपका होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हमने आपको पूरे टॉपिक से, जैसे रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें कौन से टॉपिक से कितने नंबर का है, और उसके बाद जीके, करंट अफेयर्स, मैथ प्लस हिंदी, इंग्लिश जो भी है सब मैंने कवर कर रखा है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैथ के टॉपिक पे। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग है। ये वाला जो है ये कोडिंग डिकोडिंग है। ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। इससे 2 या 3 मार्क्स आते हैं, ज्यादातर 2 से 3 नंबर ही आते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन को आप देख लीजिए, क्लासिफिकेशन से हमेशा 2 नंबर के आते हैं। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ये रीजनिंग के टॉपिक्स है। लेकिन फिलहाल में ये करंट की टॉपिक है और जीके की टॉपिक्स हैं। और इकोनॉमिक्स से कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इस चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे। जो टॉपिक से अच्छे मार्क्स आते हैं उस पे आप फोकस करिएगा। हाँ, करंट अफेयर से अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, लगभग 5 से 6 नंबर, कभी कभी 7-8 नंबर भी हो जाता है। तो आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, फिलहाल में अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ पे बात करेंगे। ठीक, कि मैथ में कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आता है। जैसे अनुपात, अनुपात एक टॉपिक है। इससे मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स, कभी कभी 3 नंबर का भी आ जाता है। तो 1 नंबर से 3 नंबर के बीच ही आता है। ठीक, एवरेज वैसे ही मैक्सिमम 3 नंबर का एवरेज आता है, और मिनिमम 2 नंबर तो आना ही आना है। परसेंटेज आप देख सकते हैं, परसेंटेज में भी वही है 2, और समय कार्य में 1 नंबर का, नावधारा से 1 क्वेश्चन, और लाभ हानि से 3 क्वेश्चन, एज से भी ये लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। रेलगाड़ी हो गया आपका, एलसीएम एचसीएम से 1-2 क्वेश्चन। इसी तरह से सारे टॉपिक्स हैं। सिंपल इंट्रेंस और कंपाउंड इंस्टेंट दोनों को मिक्स करके ये 2 क्वेश्चन आता है, और पाई और चार्ट से 2 क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को देखते हुए हमने स्टार्ट करना चालू किया है अनुपात समानुपात से ही। अनुपात समानुपात को हमने जिस तरह से इसमें चार्ट में रखा है, सेम इसी तरह से हम स्टार्ट भी करेंगे अपना मैथमेटिक्स। और अनुपात समानुपात को स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अनुपात को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी, हिंदी के लिए आप लोग एक आदित्य पब्लिकेशन, हाँ, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है, जिसको सामान्य हिंदी बोलते हैं, तो उसको आप लोग ले लीजिएगा। सामान्य हिंदी के नाम से आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है एक, लगभग 120 रुपए के आसपास मिलती है।
तो उसको आप लोग ले लीजिएगा और अच्छे से उसे कवर करिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के दिए हैं, जिससे आपकी हिंदी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, ये देखिए। हमने अनुपात समानुपात के जो फार्मूला है, जो मतलब जरूरी फार्मूले हैं, उनको एक जगह कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इस टॉपिक पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे और इस पे मिनिमम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे आज। उसके बाद लगातार हम लोग इस पे 2 से 3 दिन या 4 दिन तक जितने दिन हो सके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करके आपको बताएंगे, प्लस उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी कराएंगे आपको। तो आपको मैथमेटिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम अनुपात से। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अनुपात और समानुपात जो है ये मैक्सिमम, अभी तक मैक्सिमम जो है 3 नंबर का आया हुआ है। जहां भी आया है मैक्सिमम 3 नंबर का आया हुआ है ये। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम 3 नंबर का हमेशा इसमें आता है, और मिनिमम तो 2 नंबर 1 नंबर मिल ही जाएगा आपको। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर हम लोग देख लें तो ये देख सकते हैं कि रेशियो कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि रेशियो कहते कहते किसे हैं। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि a अपॉन बी, अगर कोई इस तरह का फ्रिक्शन मतलब भिन्न a अपॉन बी है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a रेशियो मतलब a अनुपात b, इस तरह से लिखेंगे। तो ये वाला जो सिंबल है इसको हम लोग रेशियो कहते हैं, यानी अनुपात कहते हैं, ठीक। और अगर a अनुपात b समानुपात का, देखिए ये सिंबल है b अनुपात c, इस तरह का कोई सिंबल है तो इस वाले सिंबल को हम लोग समानुपात बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं, हाँ समानुपात बोलते हैं। बस यही सारी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। इसमें ये एक चीज याद रखने जरूरी है, जैसे ये जो b वैल्यू है, तो जब a अपॉन b रेशियो के फॉर्म में है तो b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a अपॉन b रेशियो भी हो सकता है जब b की वैल्यू 0 ना हो। ये बेसिक बातें हैं, हमेशा बताई गई, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कहीं कहीं यूज आ जाता है इसका। तो ये देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले को एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फार्मूले हमें रिमेंबर करना। एक भी फार्मूला आपको याद ना करना होगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप एक भी फार्मूला याद नहीं करेंगे फिर भी आपको सारे फार्मूले माइंड में सेट रहेंगे। इसका एक ही फार्मूला अभी तक मैंने क्रिएट किया है और वही फार्मूला बेस है आपका। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला फार्मूला आप देख रहे हैं ना, ये टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लिए, ये वाले टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए कि a रेशियो b समानुपात c अनुपात d, ये है आपका। तो आप तो ये चीज जान गए हैं कि इसको रेशियो कहते हैं और इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ये चीज आप अच्छे तरह से जान गए हैं, तो हमें ज्यादा इस पे डिस्कस करना नहीं है। अब बात ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको सदैव पता होगा कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई जो है लास्ट में किया जाता है, सेकेंड का जो है थर्ड में किया जाता है। इस तरह से रेशियो निकल के आता है a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। ये चीज आपका रेशियो में निकल के आएगा और इसी का यूज, सदैव इसी का यूज मैं करूंगा। ये जो रेशियो फॉर्मेशन आप बनाए हैं ना, ये वाला, ये 4 ABCD 4 तरह का जो ये फॉर्मेशन है, ये हमेशा मैं बनाऊंगा। तो आप इस तरह के फॉर्मेशन पे अपना माइंड सेट करिए। बाकी ये सब जो फार्मूले हैं ना, ये हो गए, ये हो गए, इन्हें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मेशन हम बना रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेशन जो बनाएंगे उस फॉर्मेशन को आपको याद करना है। तो इसलिए आप एकदम घबराइए मत। ये नहीं है कि कुछ ऐसा होगा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड हम लोग देखते हैं। देखिए सेकेंड क्या है, ये वाला तो डिस्कस हो गया आपका। ये देखिए ए और बी का, सबसे पहली बात 3-4 चीजें इसमें ज्यादा जरूरी होती हैं, वो 3-4 चीजें आपको मैं बता देता हूं। उसके बाद की जो चीजें हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, जिससे कि ए और बी दिया है, ए और बी का आपको अगर मध्यानुपात निकालना है तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए ए और बी का जब अगर आपको मध्यानुपात निकालना होगा, कुछ नहीं करना है आपको,
बता रहे हैं आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताए हैं ना कि कम से कम आपको 4 डिजिट फिक्स करना होगा। तो देखिए ये इस तरह से आपको फिक्स करना होगा। ए और बी का आपको पूछ रहा है मध्यानुपात, तो आपको पास 2 डिजिट तो दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई है, अभी 2 संख्या और चाहिए। अनुपात और समानुपात के फॉर्मेशन के लिए हमें टोटल 4 संख्या चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी, एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। तो अगर ए और बी का अगर हमें मध्यानुपात निकालना है तो उसका एक फॉर्मूलेशन बनाएंगे हम, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। ये देखिए फॉर्मेशन हो गया, इसे ही आपको याद रखना है मेरे दोस्त, मेरे सोल्जर, माय डियर सोल्जर। देखिए आपको यही याद रखना है सिर्फ, और इसी पे सारी सवाल लग जाएगी। इसी तरह का फॉर्मेशन हमें आपको हर बार क्रिएट करना है। तो आपको इसमें याद रखना है कि मध्यानुपात में हमेशा ए अनुपात यक्स यक्स अनुपात बी, 2 संख्याएं ए और बी दी हुई है, इसको हम लोग क्रिएट कर लिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वही अपना ओल्ड तरीका है कि ए फर्स्ट का लास्ट से गुणा कर दीजिए और सेकेंड का थर्ड से गुणा कर दीजिए। तो a इंटू बी इजकल टू एक्स स्क्वायर, और इसको फार्मूले के तौर पे लोग ऐसे याद करते हैं कि x इजकल टू अंडर रूट ए बी। तो ये आपको याद नहीं करना है, हालांकि ये फार्मूला है, मैं मानता हूं कि ये फार्मूला क्रिएट होता है, लेकिन आपको ये याद नहीं करना, आपको हमेशा सदैव ये याद रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको ये भूल सकता है, लेकिन ये नहीं भूल सकता। एक बार आप प्रयास करेंगे तो हमेशा आपको यही याद रखना है, ए इंटू एक्स समानुपात सॉरी ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। ये आपका दूसरा हो गया, मतलब हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, तृतीय अनुपात के लिए देखते हैं। 5वां नंबर पे आपका तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात का फॉर्मेशन है, ये है, एक सेकेंड हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ओके चलिए, ये देखिए, इसको इरेज करके उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से अच्छे से फिर से समझते हैं। एक चीज याद, आप लोग हमेशा पेन कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, जो चीजें बताई जा रही हैं जैसे वैसे ही एग्जैक्टली इसको आप लोग एक नोट कर लीजिए पेज पे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे ना तो इसका यूज हमेशा एकदम एग्जैक्टली होगा। और ये सब फॉर्मेशन जो आपको हम बता रहे हैं ना, ये सब फॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट यूज किया जाएगा। ये नहीं है कि नहीं इधर उधर से, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह का आपको फॉर्मेशन सेट करके आप सॉल्व कर लेना है। और हमेशा इस तरह के फॉर्मेशन सेट करके सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में बेसिक चीजें याद रहती हैं, आपको ट्रिक वगैरह नहीं याद रहेगा, वो भूल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा ट्रिक वगैरह पे फोकस मत किया करो, बेसिक चीजों को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश किया करो। चलिए देखते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग मध्यानुपात देख लिए ये वाला। अब हम लोग देखेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या है कि ए अनुपात बी का तृतीय अनुपात। इस तरह के भी सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका है, ए और बी का तृतीय अनुपात अगर आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 संख्याएं इसमें दी हुई है, 2 संख्या और चाहिए आपको। ए और बी दिया हुआ है 2 डिजिट, और 2 डिजिट और सेट करना है। इसको सेट करने के लिए ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, बार बार मैं कह रहा हूं आपको यही याद रखना है, आपको फार्मूला याद नहीं रखना है माय डियर सोल्जर्स, आपको यही याद रखना है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा इस तरह के फॉर्मुलेशन में आपको देखो यहाँ पे टिक करके बताता हूँ, तृतीय अनुपात में ये याद रखना है, चतुर्था अनुपात बताएंगे तो इसमें ये याद रखना है, अब मध्यानुपात बताएं तो इसमें ये याद रखना है। बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी ये सब चीजें जो फार्मूला क्रिएट होके आता है उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक पॉइंट से फर्स्ट सेकंड और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसको भी देखो ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट का लास्ट से सेकेंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू एक्स इजकल टू बी इंटू बी, मतलब कि आप बता सकते हैं कि x इजकल टू बी स्क्वायर अपन है, इजिली x इजकल टू बी स्क्वायर अपन, ये देखिए आपका क्रिएट हो गया। तो आपको ये नहीं याद रखना मेरे भाई, आपको माय डियर सोल्जर ये याद रखना है कि a अनुपात b अनुपात b अनुपात x तृतीय अनुपात के लिए ये b फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है, और
मध्यानुपात के लिए x फॉर्मेशन रिपीट हो रहा था, ये देखिए। और जो उसकी बात बताएंगे आपको, एक देखिए 6 नंबर में जो आपका है ये चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात सबसे इजी होता है, ए बी सी का चतुर्थानुपात आपसे पूछा है। तो एक चीज याद रखिए कि चतुर्थानुपात निकालने के लिए 3 संख्याएं तो दी हुई है, तो कोई बात नहीं, चौथी संख्या x मान के हम लोग लगा लेंगे। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो d की जगह हम लोग x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग d की जगह x ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग d की जगह पे x ले लेते हैं। ये 3 संख्याएं इसमें दी हुई थी, चौथी संख्या हमने x यहाँ पे ले ली। अब ये काम करेंगे कि फर्स्ट का लास्ट से और सेकेंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू एक्स इजकल टू बी इंटू सी। तो यहाँ से आ जाएगा x इजकल टू बी सी अपान ए। ये b होगा बी सी अपान ए। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, देख लीजिए। ओके, ये सारी चीजें हैं आपकी तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात और इसको। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स हमेशा मैं यही बोल रहा हूं कि आपको ये याद रखना है। हाँ, ये वाला फॉर्मेशन आपको याद रखा है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, ए अनुपात बी, ये वाला फॉर्मेशन अगर आपको ये याद रहेगा। याद करना क्या है, एक बार दो बार आप इसको अच्छे से मतलब सेट करेंगे माइंड में ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जैसे आपको हम याद करा देते हैं। चलिए एक बार और इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। एक सेकंड। ठीक, ये देखिए पूरे हम फार्मूला को एक जगह ही आपको करके दिखा देते हैं, एक बार आपको भी याद हो जाएगा और इजिली एक जगह कलेक्ट होगा। देखिए सबसे पहला फार्मूला था आपका मध्यानुपात का। हाँ, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात के लिए हमने आपको एक चीज बताया है कि ए और बी का अगर हमें मध्यानुपात बताना है तो ए तो रहेगा ही, इसके साथ x रहेगा, उसके बाद समानुपात का फंक्शन रहेगा, उसके साथ b सॉरी x, उसके बाद b। ये देखिए मध्यानुपात का ये फंक्शन है दूसरा। अब तृतीय अनुपात होगा ये, तृतीय अनुपात का फंक्शन आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे a और b का तृतीय अनुपात आपको बताना है, तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, ये आपको याद रखना है। ये तृतीय अनुपात का फंक्शन है, इसी फंक्शन को बस याद रखना है। तीसरा आपको चतुर्था अनुपात बताना है। ये देखिए चतुर्थानुपात ए बी सी। चतुर्थानुपात सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें 3 संख्याएं दी हुई थी, चौथी संख्या के x मान को हम लोग लगा लेते हैं, जैसे कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। ये चतुर्थानुपात का फंक्शन है। तो आपको यही फंक्शन बस याद रखना है माय डियर सोल्जर। आप अगर इस फंक्शन को याद रख लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा लगाने में। जैसे देखिए कि इसका फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड का सॉरी फर्स्ट का जो है लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड का थर्ड में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से ये भी है, उसी तरह से ये भी है। तो आपको यही फॉर्मेशन माय डियर सोल्जर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीजें क्या है, नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज है कि आपको 2 चीजें और इसमें मैं बताऊंगा, एक वर्गमूलानुपात बता दूंगा, एक घनमूलानुपात बता दूंगा। चलिए वर्गमूलानुपात पहले देखते हैं हम लोग। वर्गमूलानुपात में एक चीज याद रखिएगा, अभी ये हाल ही में इसे ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है कि अभी जो आप लोग एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम देखे होंगे इसमें बहुत तगड़ा पूछ रहा था, तो ये एसएससी टीसीएस वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन होता जा रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा से फोकस कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है एक टॉपिक
वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह के टॉपिक्स के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए कि अगर a और b का वर्गमूलानुपात निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी तरह से पूछता भी है। जैसे दे दिया आपको कि करड़ी में 121, या फिर ऐसे दे दिया, एक सेकंड, ऐसे भी दे देगा, ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा 1 1 121 121 अनुपात 194, इस तरह से आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसका आप हमें वर्गमूलानुपात बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 121 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, और 194 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका आ जाएगा 121 11 का होता है और 12 का होता है 194। तो आप यहां से तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी 144 होगा ये, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 144 होगा, हाँ ठीक, 144 है, 12 बराबर में 144 होता है, ये देखिए ठीक। कुछ नहीं करना है, तो आपको हम बताएं ना, आपको दिया रहेगा 121 और 144 का जो अनुपात है इस तरह से आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि आप बताइए इसका वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात इसका आंसर क्या होगा, 11 संबंधे 12, 11 अनुपात 12, 11 अनुपात 12 इसका आंसर होगा। तो आपको ये संख्याएं दी रहेगी इस तरह से 144 में करके 121 संबंध 144, और आपको ये बताना है। दूसरा घनमूलानुपात, घनमूलानुपात इस तरह के भी, इसमें भी घनमूलानुपात में भी कुछ नहीं करना है, बस वही चीजें हैं कि आपको दे देगा, मान लीजिए कि a अनुपात b है कोई डिजिट, और इसको जब घनमूलानुपात में कन्वर्ट करेंगे तो a घन के रूप में, घनमूल के रूप में इसका यूज किया जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे घनमूल के रूप में यूज करेंगे। जैसे आपको दे दिया है 1331 अनुपात 1728, अब से पूछ लेगा इसका वर्गमूलानुपात बताइए। तो कुछ नहीं करना, आप इसका घनमूल निकाल लीजिए कि ये कितने का घनमूल है, जितने का घनमूल होगा इसका वर्गमूल घनमूलानुपात वही होगा। तो ये आप देख रहे हैं ना 1331 11 का घन है, ठीक, और 1728 जो है ये 12 का घन है, तो ये 11 का घन होगा अनुपात ये 12 का घन होगा। तो 11 अनुपात 12 जो आपका ये आया है क्रिएट होके, इसको हम लोग घनमूलानुपात कहेंगे, ठीक। और ये जो क्रिएट होके आया है इसको हम लोग वर्गमूलानुपात कहेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और समझेंगे, जैसे देखते हैं ये जो अमाउंट, अगर कोई वैल्यू दे दिया है यम, तो उसको कोई मतलब वैल्यू, मान लो आपको 500 रुपए दे दिया है और ए और बी में इस 500 रुपए को आपको डिवाइड करना है। कह रहा है ए और बी का अनुपात 3:5 है, तो ए का हिस्सा क्या हुआ और बी का हिस्सा क्या हुआ ये आपको बताना है। तो इस तरह के लिए एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है, वो भी कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, बेसिक फार्मूला है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, मान लीजिए कोई एम नाम से एक अमाउंट है, हाँ एम अमाउंट है कोई, उसके बाद उसका प्रथम हिस्सा जो है और आपको द्वितीय हिस्सा जो है, द्वितीय भाग जो है, या प्रथम हिस्सा द्वितीय हिस्सा, जो भी आप बोल सके, प्रथम पार्ट द्वितीय पार्ट, आपको बताना है। और ये अमाउंट जो है ए अनुपात बी के फॉर्मेशन में है, तो ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा। तो प्रथम भाग द्वितीय भाग आपको बताना है, तो जब भी लगाना है एम इंटू ए अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन ए प्लस बी होगा, हाँ इस तरह से। अगर ए का हिस्सा, ए का भाग, प्रथम भाग मतलब ए का भाग अगर पूछेगा, द्वितीय भाग मतलब अगर बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है तो बी का भाग, तो m इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। जब भी आपसे पूछे इस चीज को याद रखिएगा, अगर ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए ऊपर होना चाहिए, अगर बी का हिस्सा पूछ रहा है तो आपको बी ऊपर होना चाहिए, अमाउंट इसमें भी रहेगा, अमाउंट इसमें भी रहेगा, बस ये फॉर्मूला इजी है, इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ एक चीज आपको और बताऊंगा मैं यहाँ पे, कि अगर कोई मान लीजिए इस तरह से ए अनुपात बी दे दिया है, फिर कोई सी अनुपात डी दे दिया है,
और कह रहा है कि इस वाले अनुपात में प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़ देते हैं, तो अनुपात क्या होगा, या फिर इन दोनों का हिस्सा क्या होगा, या इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो आपको इस तरह के सवाल को लगाने के लिए मान लीजिए 2 जोड़ रहे हैं तो इसको इस, और ऐसे मैं एक फॉर्मेशन सेट करूंगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे करके ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई रूल खेल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी फार्मूला होता है, आपको जब क्वेश्चन में यूज करूंगा तो आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है आपको, दो संख्याओं का अनुपात है 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात आपका 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए आप, कौन सी संख्या इसमें से हो सकती है ये बताना है। कुछ भी नहीं करना है, करना आपको कुछ भी नहीं है, आपको एक बार आपको बताऊंगा और आप इसे हमेशा के लिए याद कर लेंगे, इतना आसान होता है ये। चलिए देखिए, आप अगर x की वैल्यू मान के लगाएंगे आप तो डियर सोल्जर इतना लंबा जाएगा कि आप लगा नहीं पाएंगे इसे। तो चलिए देखते हैं माय डियर सोल्जर। 5 पहला दिया है आपको 5:6, दो संख्याओं का अनुपात ये दे दिया है, और दूसरा रेशियो आपको दे दिया है 7:8, 7:8 आपको दे दिया है। और कह रहा है प्रत्येक संख्या में, यानी मतलब दोनों संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा। बाकी वैसे तो आप लगाएंगे x बांध के तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम लोग रेशियो के फॉर्मेशन में लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 3 रेशियो मैंने क्रिएट किया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। यही मेरा फॉर्मेशन है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 6 का गुणा करेंगे 7×6 42 हो जाएगा, और 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग घटा देते हैं तो 2 आएगा। इसको हमने 2 नहीं 2x मान लेते हैं, ये मेरा तरीका है, आप भी इसको समझिएगा। ठीक, और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू देखिए, 6 में 7 का गुणा कर दीजिए और 6 में 8 का गुणा कर दीजिए, तो 6 सत्ते 42 होगा, 8×6 48 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 और 8×6 48, तो 42 और 48 का डिफरेंशिएशन घटाएंगे जो हम, तो आपके पास कितना है 6। ये 2 और ये 6 दोनों को इक्वल करिए आप, 2x इक्वल टू अगर 6 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा 3। ये आपको x की वैल्यू मिल गई, और जब x की वैल्यू मिल गई तो 5:6 ये वैल्यू आपको मिली हुई, मतलब ये 5x है और ये 6x है, तो 5 इंटू 3 और ये 6 इंटू 3 हो जाएगा। 5 में 3 करेंगे तो 15, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18, 15 और 18 इसका राइट आंसर है। तो जिसमें 15 और 18 होगा वो आंसर सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। माय डियर सोल्जर, आप लोग एक बार समझिए इस ट्रिक को, आप लोग एक बार समझिए कि ये ट्रिक है क्या। वैसे इस ट्रिक को जब समझ जाएंगे आप ना, तो आप अपने आप खुद समझ जाएंगे कि ये ट्रिक है क्या एक्चुअली। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, आप एक बार देखिए, एक बार और आपको बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले 5:6 का रेशियो आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आपको रेशियो 7:8 का दिया हुआ है, और प्रत्येक संख्या 2 जोड़ने, सॉरी 6 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बस कुछ नहीं करना है, ये 5:6 ले लीजिए, और उसके बाद दूसरा रेशियो 7:7 ले लीजिए। उसके बाद आप एक अलग से अनुपात क्रिएट करिए, अनुपात जो संख्या प्रत्येक में जोड़ी जा रही है उसको अनुपात के रूप में क्रिएट करिए, कर दीजिए। इस वाले का डिफरेंस निकालिए और इस वाले का डिफरेंस निकालिए, दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मिलेगी, और ये x की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ। कि अगर हम लोग चाहते तो एकदम डायरेक्टली लगा सकते थे, ये x की वैल्यू आपके पास मिल गई थी ना, अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे रख देते, x इंटू 5×3 6×3, देखिए तुरंत आंसर 5 के 15 6 18, यहीं पे 18 आंसर आपको तुरंत मिल जाता। आपको ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इसी तरह से लगाना है इस फॉर्मेशन में, दैट्स राइट फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं हैं, आपको दो संख्याएं 9:5
5 के अनुपात में है, विभाजित की जाती है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, आपको दोनों संख्या पता करनी है, उसमें से बड़ी संख्या कौन है उसका आंसर बताना है। तो आप माय डियर सोल्जर्स आप देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, 9 इज रेशियो ऑफ 5, 9:5 आपको दिया हुआ है और 5:3 भी दिया हुआ है। ये कोई संख्या 9:5 के अनुपात में थी, अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया तो वह संख्या 5:3 के अनुपात में हो गई। तो ये कितना जोड़ा जा रहा था, 8, तो 8 रेशियो 8। जो आपसे बोले हैं ना, ये जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है ये डिपेंड नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है ये डिपेंड करेगा कि प्रत्येक संख्या में है ना, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है ये डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे 8:8 हो जाएगा। हाँ, 8:8। ओके, देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा।